चलो, कल अपन पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स पढ़ रहे थे। कौन से मॉडल पढ़ रहे थे? पहला था बीसीजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ग्रोथ शेयर, मैट्रिक्स। उसमें किसकी बात की गई थी? जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, जहां पे एसबीयूज होते हैं, वहां पे रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम आती है, तो बीसीजी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रिसोर्स एलोकेट किया जाता है। अगर आप कैश काउ में हो, कैश काउ का मतलब आपकी मार्केट की ग्रोथ रेट तो कम है पर उसमें मेरा शेयर बहुत ज्यादा है, तो मुझे पैसा चाहिए होगा ताकि मैं कैश को जनरेट कर सकूं और इन्वेस्ट कर सकूं। फिर नेक्स्ट क्या था? स्टार, जहाँ पे मार्केट भी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और मेरा शेयर भी ज्यादा है। यहाँ पे पैसा तो है आपके पास, उसको मेंटेन करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और सक्सेसफुल रहोगे तो आप कैश काउ में कन्वर्ट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क में शेयर कम है पर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, तो अगर इनको अपन इग्नोर कर दिया तो अगर कैश ट्रैप हो जाएगा, इसलिए इन पे पैसा अपन को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लास्ट है डॉग्स। डॉग्स का मतलब क्या होता है? शेयर भी कम, मार्केट की ग्रोथ रेट भी कम, तो क्या होगा? अगर मेरा कोई स्ट्रैटेजिक पर्पस नहीं है तो मुझे पैसा वापस निकाल कर कहीं और लगा देना चाहिए। देन इसके कुछ पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजी थी। पहली थी बिल्ड। बिल्ड मतलब अपन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, इग्नोरिंग द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। होल्ड मतलब जहां हो उसको प्रिजर्व करो। हार्वेस्ट का मतलब शॉर्ट टर्म के बारे में सोचो, ना कि लॉन्ग टर्म के बारे में। डाइवेस्ट का मतलब सेल और लिक्विडेट कर दो। इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, ये बहुत डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली है, सिर्फ करंट के बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में नहीं बताता, और कई बार हम बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बहुत जल्दी पैसा। नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सा था? एनसॉस प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। यहाँ पे न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहे मतलब मार्केट पेनिट्रेशन। क्यों करते? उसका ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर बढ़ाना है, डोमिनेंस पोजीशन गेन करनी है, सेल्स को प्रमोट करना है, कॉम्पिटिटर्स को, मैच्योर मार्केट को रीस्ट्रक्चर करना है, कस्टमर्स की लॉयल्टी इंक्रीज करनी है। सेकंड था existing product in the new market, that is product existing product in the new market, प्रोडक्ट वही है, मार्केट नया हो गया, तो मार्केट डेवलपमेंट में क्या था? मार्केट कैसे डेवलप करोगे? ज्योग्राफिक एरिया ज्यादा कवर करोगे, प्रोडक्ट के डायमेंशन, पैकिंग वगैरह, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस। वेरी गुड। देन अपन ने पढ़ा था कि प्रोडक्ट मेरा नया है पर मार्केट मेरा वही है, तो इसके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता है मार्केट के बारे में, तो नया प्रोडक्ट आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट क्या था? डाइवर्सिफिकेशन। सबसे रिस्क है तो पहले से अच्छे से डीप में एनालाइज करो, फिर उसके बाद अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करो। ठीक है, अगर मैं EISSM जयपुर में सेल आउट कर रही हूँ तो क्या है? कौन सी स्ट्रैटेजी होगी? EISSM झुंझुनू, अकाउंट्स झुंझुनू, अकाउंट्स जयपुर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल में। नेक्स्ट मॉडल आप पढ़ोगे दैट इज ADL मैट्रिक्स। ADL मैट्रिक्स ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी SM में, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो हम बहुत ऊपर का पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। ADL मैट्रिक्स किसने दिया है? आर्थर डी लिटिल ने इसको दिया था। यहाँ पे इंडस्ट्री का मेजरमेंट और बिजनेस की स्ट्रेंथ के बारे में बात की गई है। इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल, और बिजनेस की स्ट्रेंथ मतलब बिजनेस की कॉम्पिटिटिव पोजीशन के बारे में बात की गई है कि बिजनेस डोमिनेंट पोजीशन पे हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, फेवरेबल, टीनेबल या वीक हो सकता है। डोमिनेंट का मतलब आप मोनोपोली वाली पोजीशन को एंजॉय कर रहे हो, डोमिनेंट का मतलब। स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग कंपनी कैन फॉलो स्ट्रैटेजी विदाउट टू मच कंसिडरेशन ऑफ मूव्स बाय द राइवल कंपनी। आप इतने स्ट्रांग हो कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम करो, आपको राइवल क्या करेगा उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है।
है। देन नेक्स्ट है इसके अंदर फेवरेबल। फेवरेबल मतलब यहाँ पे कोई क्लियर लीडर नहीं है, सब बराबर हैं, सबकी पोजीशन बराबर है। टीनेबल मतलब यहाँ पे आप सेटिस्फैक्टरीली काम कर रहे हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं क्यों हूँ, मतलब मैं इतना प्रॉफिट तो कमा रही हूँ कि मैं इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकती हूँ। उनको बहुत डर होता है अगर कंपटीशन बढ़ गया या कोई प्रोएक्टिव कंपनी है तो उसकी वजह से उनको बहुत डर होगा। एंड लास्ट है इसके अंदर दैट इज वीक पोजीशन। वीक मतलब बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वाइव करना लॉन्ग समय तक के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यार बिजनेस की, इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल मतलब 4 स्टेजेस होंगे उसके, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योर एंड डिक्लाइन। और बिजनेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। बिजनेस की स्ट्रेंथ आप टीनेबल पोजीशन पे हो सकते हो, फेवरेबल हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, डोमिनेंट हो सकते हो एंड वीक हो सकते हो। डोमिनेंट का मतलब मोनोपोली, स्ट्रॉन्ग मतलब टू मच कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। देन फेवरेबल मतलब कोई क्लियर लीडर नहीं है, सब बराबर हैं। टीनेबल मतलब जस्टिफाई कर पा रहे हैं पर फिर भी मुझे डर अगर कंपटीशन बढ़ गया तो। वीक मतलब बहुत ज्यादा कम है, लॉन्ग टर्म तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपके लिखे हैं बिजनेस की स्ट्रेंथ और यहाँ इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल। अगर आप डोमिनेंट पोजीशन पे, एम्बोरिक मतलब इंट्रोडक्शन, अगर आपकी इंडस्ट्री जस्ट इंट्रोड्यूस हुई है, इंडस्ट्री का तो आपका इंट्रोडक्शन वाली स्टेज है और आप डोमिनेंट पोजीशन पे, तो फास्ट ग्रो, आप ग्रो कर सकते हो। बिल्ड बैरियर्स, यहाँ कॉमा कॉमा लगा हुआ है, आपकी बुक्स में तो लगा हुआ है बच्चों कॉमा कॉमा। फास्ट ग्रो, आप जल्दी ग्रो करोगे। बैरियर्स लगाओ। एक्ट ऑफेंसिवली, ऑफेंसिवली एक्ट करना मतलब किसी और को घुसने मत दो, कोशिश करो कोई और आपके उसमें घुस ना जाए। अगर ग्रोथ पोजीशन पे हो, डोमिनेट एंड ग्रोथ, तो फास्ट ग्रो करो। अटेंड कॉस्ट लीडरशिप, ये क्या होती है ये हम स्ट्रैटेजी बाद में पढ़ेंगे। रिन्यू करो अपनी पोजीशन को, डिफेंड करो या एक्ट ऑफेंसिवली। अगर मेच्योर में है तो अपनी पोजीशन को डिफेंड करो, अटेंड करो कॉस्ट लीडरशिप, रिन्यू, फास्ट ग्रो या एक्ट ऑफेंसिवली। एजिंग मतलब आप डिक्लाइन वाली स्टेज में हो तो अपने आप को डिफेंड करो, रिन्यू करो, फोकस, कंसीडर, फोकस स्ट्रेटेजी पे काम करो या पैसा धीरे धीरे निकालना शुरू कर दो। जो कॉस्ट लीडरशिप और फोकस स्ट्रेटेजी है ये अपन बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट वाली स्ट्रेटेजी काम में लो और जल्दी बढ़ने की कोशिश करो। अगर ग्रोथ हो तो डिफरेंशिएट करो, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी काम में लो और छोटी फर्म्स को अटैक करो। अगर मेच्योर स्टेज में हो तो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी काम में लो, फोकस काम में लो, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी काम में लो और इंडस्ट्री के साथ ग्रो करो। और अगर एजिंग पोजीशन में हो तो फाइंड नीश। नीश मतलब एक पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन जो आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए सूटेबल है, उस पोजीशन को फाइंड आउट करना। सूटेबल पोजीशन फॉर यू, सूटेबल पोजीशन फॉर यू, इसको क्या कहा जाता है? नीश। आप अपने लिए सूटेबल पोजीशन ढूंढो, उसको उसी पोजीशन पे रहो और पैसा धीरे धीरे हार्वेस्ट निकालना शुरू कर दो। फेवरेबल पे हो तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी काम में लो, फोकस स्ट्रेटेजी काम में लो, जल्दी बढ़ो। फोकस, डिफरेंशिएशन और अपने आप को डिफेंड करो। फोकस, डिफरेंशिएशन, हार्वेस्ट, फाइंड नीश, होल्ड नीश, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्री के साथ बढ़ो और स्मॉल फर्म्स को हिट करो। हार्वेस्ट या टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आप काम में ले लो। टीनेबल पे हो तो इंडस्ट्री के साथ बढ़ो या फोकस स्ट्रेटेजी। नीश को होल्ड करो, टर्न अराउंड काम में लो, फोकस काम में लो, इंडस्ट्री के साथ बढ़ो और पैसा निकालना शुरू कर दो। टर्न अराउंड, होल्ड नीश, रिट्रेंच एंड डाइवर्स्ट और रिट्रेंच स्ट्रेटेजी आप काम में ले सकते हैं। थोड़ा याद करना, ये सारे वर्ड्स याद करने की आपको जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे ये स्ट्रैटेजी में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करने को टर्न अराउंड कहा जाता है। पढ़ेंगे बच्चों। वीक, अगर आप वीक पोजीशन पे हो तो अपनी पोजीशन ढूंढो, उसको कैचअप करो और इंडस्ट्री के साथ बढ़ो। टर्न अराउंड, रिट्रेंच या नीश और विड्रॉ, विड्रॉ, डाइवर्स या फिर विड्रॉ करो। तो थोड़ा एकदम छोड़ नहीं देना इस मैट्रिक्स को, थोड़ा हमें पढ़ना है। बट लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में इसके पूछने के चांसेस बहुत कम है एडीएल मैट्रिक्स के। लास्ट मैट्रिक्स है आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक मैकिन्से मॉडल, इसी को ट्रैफिक लाइट मॉडल या स्टॉप लाइट बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स कहा जाता है। ये सारे नाम अपन को याद करने के इस मॉडल को क्या कहा जाता है। ये एक 9x9 मैट्रिक्स है। यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस किया जाता है, पोर्टफोलियो को एनालाइज किया जाता है।
ये मैट्रिक्स सॉर्ट एनालिसिस का बीसीजी मैट्रिक्स का ऑल्टरनेट टूल होता है। यहाँ पे बीसीजी की जो डिसएडवांटेज थी उसको ओवरकम करने के लिए मैट्रिक्स बनाया गया। बीसीजी ने तो सिर्फ मार्केट शेयर और मार्केट की ग्रोथ रेट के बारे में बात की थी, जबकि यहाँ पे इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस की यूनिट स्ट्रेंथ के बारे में बात करी जाती है। बीसीजी की जो लिमिटेशंस थी, बीसीजी की एक लिमिटेशन थी कि वहां सिर्फ दो फैक्टर के बारे में आप डिसाइड कर रहे थे कि मार्केट की ग्रोथ रेट और मेरा मार्केट में शेयर। उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आपका ये मैट्रिक्स आया, जनरल इलेक्ट्रिक मैकिन्से मॉडल। ये मॉडल आपका आया है, ये ओवरकम करता है बीसीजी की लिमिटेशन। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को। ये आइडेंटिफाई करता है ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्या होगा आपके लिए, क्या नहीं। देखते हैं हम ये मॉडल क्या है हमारे लिए। यहाँ पे ये है आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ और ये है मार्केट का अट्रैक्टिवनेस। अगर आपका मार्केट अट्रैक्टिव और उसमें आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या पैसा एक्सपैंड करना चाहिए। अगर मार्केट अट्रैक्टिव है और आप एवरेज पोजीशन पे हो तो इन्वेस्ट करो या एक्सपेंड करो। अगर मार्केट अट्रैक्टिव पोजीशन पे आप वीक हो तो आप सेलेक्ट करो और अर्न करना शुरू कर दो, सेलेक्ट या अर्न। अगर आप मीडियम पोजीशन पे और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो तो इन्वेस्ट या एक्सपेंड, सेलेक्ट या अर्न, हार्वेस्ट या डाइवर्स, सेलेक्ट अर्न, हार्वेस्ट डाइवर्स, हार्वेस्ट डाइवर्स। हार्वेस्ट डाइवर्स का मतलब होता है पैसा निकालना शुरू कर दो, सेलेक्ट मतलब कम पैसा उसमें डालना शुरू कर दो और पैसा उसके अंदर नहीं डालना है। तो यहाँ पे बिजनेस की पोजीशन मतलब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बिजनेस की साइज, बिजनेस की ग्रोथ, शेयर बाय द सेगमेंट, बिजनेस का शेयर कितना है मतलब मेरा मार्केट शेयर कितना है, एंड मार्केट की ग्रोथ रेट। तो यहाँ मैं खुद के मार्केट शेयर की बात करी हूँ, उसके अलावा और फैक्टर्स की बात करी हूँ, कस्टमर की लॉयल्टी। तो ऐसे 3 से 4 नाम यहाँ पे अपन को याद करने की। बिजनेस की पोजीशन में आपका मार्केट शेयर तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा और फैक्टर्स आएंगे। एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट तो आप देख रहे हो, प्लस उसके अलावा और फैक्टर्स देख रहे हो लाइक साइज, कस्टमर लेवल सेटिस्फेक्शन, कॉम्पिटिशन, प्राइस लेवल, प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऐसे 3 से 4 नाम और याद करने हैं आपको। तो बीसीजी की जो लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने के लिए ये मैट्रिक्स बनाया गया, जनरल इलेक्ट्रिक मैकिन्से मॉडल। यहाँ पे उसकी लिमिटेशन थी कि उसने सिर्फ 2 फैक्टर्स के बारे में बात की थी, एक तो मार्केट की एक तो बिजनेस की पोजीशन और बिजनेस की मार्केट अट्रैक्टिवनेस की बात। बीसीजी ने किस किस की बात की थी, मार्केट की ग्रोथ रेट एंड उस मार्केट में मेरा शेयर कितना है। यहाँ पे बात की गई है बिजनेस की पोजीशन और मार्केट अट्रैक्टिवनेस की बात की गई। बिजनेस की पोजीशन मतलब मेरा मार्केट में शेयर कितना है वो तो मैं बात करूंगी, प्लस उसके अलावा और फैक्टर्स अपन ने ले लिए। एंड इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट तो अपन बात कर रहे हैं, उसके अलावा अपन ने और फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर कर लिए, इसलिए उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मैट्रिक्स बनाया गया। एंड ये ट्रैफिक लाइट मॉडल भी कहा जाता है। आपकी बुक में ट्रैफिक लाइट का एग्जाम्पल बना हुआ है, टेबल बनी हुई है। तो वो टेबल देखो, आप समझ सकते हो कि अगर हाई दोनों चीज है तो ग्रीन मतलब आप आगे बढ़ सकते हो, अगर हाई मीडियम है तो ग्रीन, हाई लो है तो येलो, मीडियम ग्रीन, येलो रेड। ग्रीन का मतलब गो और इन्वेस्ट, आगे बढ़ो और इन्वेस्ट करो, येलो का मतलब रुको और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, और रेड का मतलब स्टॉप या हार्वेस्ट, आप रुक जाओ और पैसा धीरे धीरे हार्वेस्ट निकालना शुरू कर दो। लिखे हुए होंगे कहीं ना कहीं आपके बुक के अंदर, नहीं लिखे हुए? ठीक है, समझ में आ गया। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल में अपन ने 4 मॉडल्स पढ़ लिए हैं, बीसीजी मैट्रिक्स, एनसॉफ, एडीएल एंड जनरल इलेक्ट्रिक मैकिन्से मॉडल। नेक्स्ट हम आज टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को एनालाइज करना को सॉर्ट कहते हैं। स्ट्रेंथ मतलब
आपकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी जिसकी वजह से आपको कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकता है, आपकी अंदर की एबिलिटी। मेरी स्ट्रेंथ है मैं एक साथ 10 घंटे पढ़ सकती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है मैं 2 घंटे में बहुत सारा लिख सकती हूँ, मेरी स्ट्रेंथ है मैं सिर्फ रीड करके याद कर सकती हूँ। आपकी इनहेरेंट एबिलिटी जिसकी वजह से आपको कोई एडवांटेज मिल रहा है। एग्जाम्पल जैसे मारुति के सर्विस सेंटर्स हर जगह है, तो वो मारुति की क्या है, स्ट्रेंथ है। वीकनेस, वीकनेस मतलब मेरी इनहेरेंट लिमिटेशन जिसकी वजह से मुझे कोई डिसएडवांटेज मिल रहा है। मेरी वीकनेस है, क्या वीकनेस है बताओ? स्पीड नहीं है, वीकनेस हो सकती है। और वीकनेस पढ़ते वक्त नींद आ जाती है, ये वीकनेस। और जिसकी वजह से आपको स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी मतलब मार्केट में मेरे लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है जिससे मैं मेरी पोजीशन को और इंक्रीज कर सकती हूँ। जीएसटी आया तो सीए वालों के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। थ्रेट मतलब मेरे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन जो जिसकी वजह से मेरे ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क हो सकता है। जीएसटी आया तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क हो गया, हमारा काम उनको पक्के का करना पड़ेगा, कुछ भी कच्चे में वो लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, इनहेरेंट कैपेबिलिटी। वीकनेस का मतलब इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी मतलब फेवरेबल सिचुएशन एंड थ्रेट मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन। मेन पर्पस क्यों आप सॉट एनालिसिस करते हो कि आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाओ जो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपका मॉडल बने। जो मेरे पास रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग में अच्छा बिजनेस मॉडल बनाओ। यहाँ पे आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज देख सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो, और जो भी मेन स्ट्रैटेजी उसको आप चूज कर सकते हो। वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मेरी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या, उनको ध्यान में रखते हुए अपन के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं वो अपन यहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, लिख लो। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉट एनालिसिस। सिग्निफिकेंस में अपन क्या पढ़ेंगे, सॉट एनालिसिस की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। पहला है लॉजिकल फ्रेमवर्क। सॉट एनालिसिस प्रोवाइड्स लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर सिस्टमैटिक एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द इश्यूज व्हिच मे हैव इंप्लीकेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं जिसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, मुझे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी वजह से मुझे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हो सकता है। उनको देखते हुए आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं जिसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ सकता है। उन ऑल्टरनेटिव्स जो आप डिराइव करते हो वो एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के बेसिस पे आप ऑल्टरनेटिव को डिराइव करते हो। तो सबसे पहला है लॉजिकल फ्रेमवर्क। ये एक सिस्टमैटिक व्यू देता है वो सारे इश्यूज का जिसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ सकता है, वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। उसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स बना सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव्स कैसे बनाते हो, बाय इवैल्यूएटिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। देन कंपैरेटिव एनालिसिस, यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर कैसे करोगे, आप यहाँ पे देखते हो रिलेशनशिप, देखते हो कैसे, हाई अपॉर्चुनिटी, हाई स्ट्रेंथ, हाई थ्रेट, हाई स्ट्रेंथ, हाई थ्रेट, लो स्ट्रेंथ, ऐसी रिलेशनशिप्स आप बनाकर देखते हो कि ये हाई थ्रेट है और इस चीज में मेरी स्ट्रेंथ लो ये पड़ रही है, मेरे लिए हाई अपॉर्चुनिटी और मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये। ऐसी रिलेशनशिप बनाकर फिर आप फाइंड आउट करते हो कि मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी को चूज करना चाहिए। तो अपन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में रिलेशनशिप बनाते हो, फिर आप चूज करते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी को आपको चूज करना चाहिए। लास्ट है स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन। आपको इश्यूज पता चल गए, आपने कंपैरिजन रिलेशनशिप बना लिया, उसके बाद आप वो स्ट्रैटेजी को चूज करते हो जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हो, उस स्ट्रैटेजी को क्या कर लेते हो, चूज कर लेते हो। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सॉट एनालिसिस में 3 है। पहला है लॉजिकल फ्रेमवर्क। लॉजिकल फ्रेमवर्क मतलब वो हमें इश्यूज बताएगा जिसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, उनके बेसिस पे हम ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को देख के अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स आपने निकाल दिए। फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करते हो, हाई अपॉर्चुनिटी, हाई स्ट्रेंथ, हाई अपॉर्चुनिटी, लो स्ट्रेंथ, हाई थ्रेट, लो अपॉर्चुनिटी एंड सो ऑन। आप अलग अलग
कॉम्बिनेशंस रिलेशनशिप बना सकते हो। फिर उसके बाद सब कुछ बनाने के बाद इश्यू बन गया, रिलेशनशिप देख ली, उसके बाद आप देखते हो जो स्ट्रैटेजी आपके लिए सूटेबल है उस स्ट्रैटेजी को क्या कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है, सॉर्ट मतलब समझ में आ गया, उसका सिग्निफिकेंस मतलब समझ में आ गया। सॉर्ट एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब हमारे सरवाइव करने के चांसेस हमारे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो सॉर्ट की हेल्प से हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है और हमारे सरवाइव करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। देन पोटेंशियल रिसोर्स स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी। यहाँ पे बच्चों स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल दिए, ये क्या दिए हमें, एग्जाम्पल दिए। इसमें से आपको 2 या 3 एग्जाम्पल याद करने, सारे सारे याद नहीं करने। अगर एग्जाम में पूछ लो तो बता सकते हैं। मेरे लिए एग्जाम्पल स्ट्रेंथ हो सकती है कॉस्ट एडवांटेज, स्ट्रेंथ हो सकती है आप सबसे सस्ता सामान बेच रहे हो, कॉस्ट एडवांटेज की स्ट्रेंथ हो सकती है। स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, मेरा एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है, ये मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है, हाँ मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे पास बहुत 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 पैसा है, ये मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है, हाँ मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो इनमें से 2 या 3 नाम याद करने हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के लिए कि कभी अपन से एग्जाम्पल अगर वो पूछ लें कि स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल बताओ, या आप लोग जब स्ट्रेंथ वीकनेस एक्सप्लेन करो वहां एग्जाम्पल लिखना पड़े तो ये लिख सकते हो। और कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के 2-4 एग्जाम्पल बताओ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये अपन एग्जाम्पल बता सकते हैं। वीकनेस का क्या एग्जाम्पल है, सब जगह 2 या 3 याद करना। ऑब्सोलीट फैसिलिटी, वीकनेस हो सकती है ऑब्सोलीट की, मेरी फैसिलिटी ऑब्सोलीट हो गई। वीक ब्रांड इमेज, मेरी इमेज बहुत वीक है। लॉट्स ऑफ अंडर यूटिलाइज प्लांट कैपेसिटी में मेरी मशीन को फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रही, ये मेरे लिए वीकनेस हो सकती है। मार्केट में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है। ओपनिंग टू टेक मार्केट शेयर अवे फ्रॉम द राइवल्स, मैं क्यों बोल रही हूँ ताकि मार्केट शेयर राइवल से ले सकूं। ओपनिंग टू एक्सप्लॉइट इमर्जिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, आप नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हो, आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। राइवल्स को बाहर निकाल सकते हो, उनका मार्केट शेयर ले सकते हो, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड कर रहे हो, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपके लिए थ्रेट क्या क्या हो सकता है, थ्रेट लॉस ऑफ सेल टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट आ गया तो मेरे लिए थ्रेट है क्योंकि मेरी सेल कम हो गई। मार्केट की ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो गई। कॉस्टली न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जैसे जीएसटी है तो अब मुझे आईटीआर भरवानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे पैसा कम खर्च बहुत करना पड़ेगा किसी भी बिजनेस को, तो वो उसके लिए क्या हो सकता है, थ्रेट हो सकता है। तो 2 या 3 आपको स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट से एग्जांपल याद करनी है। ये हो गया आपका सॉर्ट एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका टॉस मैट्रिक्स, TOWS, टॉस। सॉर्ट और टॉस सिमिलर होते हैं, सेम है। ये मैट्रिक्स हेंस वेनरिच ने इसको डेवलप किया था कंपेयर करने के लिए, स्ट्रेंथ वीकनेस को अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स के साथ कंपेयर करने के लिए। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द सॉर्ट एनालिसिस, जो सॉर्ट में आप पढ़ते थे उसका एक्सपेंशन होता है। सॉर्ट एनालिसिस was criticized that after conducting this, managers frequently fail to come up with appropriate strategic choice that overcome threat and weakness। मतलब सॉर्ट में मुझे ऑल्टरनेटिव्स मिल गए और जो मुझे अच्छा लग रहा है, सूटेबल है, उसको मैंने चूज कर लिया, बट मुझे वहां पे ये नहीं पता लग रहा था कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी को चूज करूं जिससे मेरी थ्रेट और वीकनेस ओवरकम हो सके। वो मुझे नहीं पता चल रहा था कि थ्रेट और वीकनेस को कम करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी, वो ये नहीं बता रहा था। इसके इनपुट्स क्या है, T मतलब थ्रेट, O मतलब अपॉर्चुनिटी, V मतलब वीकनेस एंड S मतलब स्ट्रेंथ। टॉस तो एनालिसिस, टॉस तो एक्शन है, और जबकि सॉर्ट क्या होता है, प्लानिंग होता है। टॉस बड़ा होता है, सॉर्ट छोटा होता है। सॉर्ट ने ये नहीं बताया कि थ्रेट और वीकनेस को कम कैसे करो, जबकि टॉस आपको ये बताएगा। टॉस आपका एक्शन होता है और सॉर्ट कैसा होता है, आपका प्लानिंग टूल होता है। आइडेंटिफाइंग स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, यहाँ पे अपन देखते हैं कि हम कैसे हमारी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम वीकनेस को कम कर सकते हैं, कैसे हम अपॉर्चुनिटी को और बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम हमारे थ्रेट्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए ये टेबल बनी हुई है आप लोगों की, ये टेबल बनी हुई है बुक के अंदर टॉस के लिए।
तो उस टेबल के अंदर आप लोग टेबल देखो, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, तो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो SS, तो स्ट्रैटेजी का नाम है मैक्स स्ट्रैटेजी की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए और मेरी वीकनेस सॉरी अपॉर्चुनिटी भी मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर सकूं। आप ऐसी स्ट्रैटेजी चूज करो जिससे मैं स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकूं। इसका नाम है एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है आपकी ST मतलब यहाँ पे थ्रेट है, स्ट्रेंथ प्लस थ्रेट, तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है मैक्स मिन, कि स्ट्रेंथ को तो बढ़ाओ और थ्रेट को कम कर सको। ऐसी स्ट्रैटेजी काम में लो जिससे मैं क्या करूं, मेरी स्ट्रेंथ को तो इंप्रूव कर सकूं और थ्रेट्स को कम कर सकूं, अवॉइड कर सकूं। नेक्स्ट है आपकी इसके अंदर WO मतलब वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी। मैं अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से ग्रैब करूं ताकि मेरे अंदर जो वीकनेस है उसको मैं कम कर सकूं। लास्ट है वीकनेस एंड थ्रेट। आप ऐसी स्ट्रैटेजी को चूज करो जिससे आप अपनी वीकनेस को भी कम कर सकते हैं और अपनी थ्रेट को भी कम कर सकते हैं। ये 4 स्ट्रैटेजीज लिखी हुई हैं आपकी, मैक्स मिन एंड मिन मैक्स, ये चारों स्ट्रैटेजीज हैं। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ये वही है जो मैंने बोला है आप लोगों को कि हम कैसे स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करें ताकि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें, कैसे स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करें ताकि थ्रेट को कम करें, कैसे हम अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें ताकि हम वीकनेस को कम कर सकें, सो ऑन, वही बातें लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया टॉस मैट्रिक्स? क्लियर है बच्चों? अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। बिजनेस लेवल पे स्ट्रैटेजी बनाते हो, बिजनेस लेवल कौन सा होता है? SBO लेवल बिजनेस लेवल होता है। वहां स्ट्रैटेजी enables to position itself in a way to gain competitive advantage, पाने के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। लाइक आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, फोकस स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जो बिजनेस लेवल जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वही क्या होती हैं आपकी, जो SBO लेवल स्ट्रैटेजीज होती हैं। फंक्शनल लेवल कौन सा है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट। यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाते हो टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, जो काम हो रहा है उसको इंप्रूव करने के लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, R&D। कॉर्पोरेट लेवल कौन सा होता है? टॉप लेवल होता है। वहां पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हम लीस्ट कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर काम में लेंगे, हम शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न्स देंगे। एंड ग्लोबलाइज स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो कि बिजनेस को हमें ग्लोबली बढ़ाना है, बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। तो स्ट्रैटेजी 4 लेवल्स पे बनाई जा सकती है। कौन सी? बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, कॉर्पोरेट लेवल एंड ग्लोबल लेवल। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इनटू अ वन ह्यूज मार्केट, पूरी दुनिया को एक मार्केट में कन्वर्ट करना, उसको क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स हट गए, रिमूव ट्रेड बैरियर्स हो गए। कंपनी लेवल पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक कंपनी जिसकी सेवरल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑफर्स प्रोडक्ट इन सेवरल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री। ग्लोबलाइजेशन मतलब कोई एक कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। कोई कंपनी है ABC, उसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, एक है कनाडा में, एक है UK में और एक है आपका इंडिया में। कनाडा वाली कंपनी बनाती है क्लोथ्स, ये वाली कंपनी बनाती है फुटवेयर और ये वाली कंपनी में क्या है? रेस्टोरेंट। तो कंपनी लेवल पे ग्लोबलाइजेशन, अब ये ग्लोबलाइजेशन कंपनी है, कंपनी लेवल पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन अलग अलग जगह फैली हुई है और सारी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर दे रही है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट। द कंपनी एबल टू compete in domestic market with foreign competitors। आप डोमेस्टिक मार्केट में compete कर सकते हो विद फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ। कनाडा वाली जो कंपनी है वो कनाडा के मार्केट में compete करी और फॉरेन कॉम्पिटिटर्स मतलब मेरा ABC जो है वो इंडिया का बंदा था, तो वहां के कॉम्पिटिटर से ये कंपनी आपकी compete कर सकती है। तो कंपनी लेवल पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब 2 होता है, क्या कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन जगह जगह फैली हुई है और सब जगह पे अलग अलग सामान बन रहा है। एंड डोमेस्टिक compete in the domestic market with the foreign competitors के साथ आप डोमेस्टिक मार्केट में compete कर सकते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है आपको मैं जो बोल रही हूँ? compete in the domestic market with foreign competitors, क्या मतलब है इसका?
कनाडा में मैं हूं, तो कनाडा में ये जो कनाडा में जो मेरी कंपनी है, ये कनाडा वाले लोगों से compete कर रही है। कनाडा वाले लोग मेरे लिए फॉरेनर्स हैं और कनाडा के लिए मैं डोमेस्टिक हूं, तो डोमेस्टिक मार्केट में आप compete करो विद द फॉरेन कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, समझ में आया? कनाडा वाले के लिए हम डोमेस्टिक है, पर हमारे लिए कनाडा क्या है? फॉरेन। डोमेस्टिक मतलब उसी कनाडा के मार्केट में रहते हुए अपन कनाडा के कॉम्पिटिटर से compete कर रहे हैं। कनाडा के मार्केट में कनाडा के कॉम्पिटिटर से compete कर रहे हैं, तो कनाडा के मार्केट के लिए मैं हो गई डोमेस्टिक, मतलब वहीं की हो गई, मैं, मेरी कंपनी वहीं सेटल है तो मैं वहीं की हो गई, और वहां पे रहते हुए मेरे लिए कनाडा के जो कॉम्पिटिटर्स है वो कैसे हो गए? फॉरेन कॉम्पिटिटर्स हो गए। नहीं आ रहा समझ में? छोड़ दो ये लाइन, छोड़ दो। ग्लोबल मतलब एमएनसीज जो कंपनीज होती हैं, ग्लोबलाइजेशन जो कंपनीज होती हैं, उनका नाम क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस कहा जाता है। अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, R&D सेंटर्स होते हैं, कैपिटल को रेज करने के लिए चीपेस्ट मोड में कैपिटल मिल सके इसलिए किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन के 3 फीचर्स होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कॉमन ओनरशिप, सबका ओनर एक, जितनी भी ग्लोबल कंपनीज होगी। कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, सब लोगों का रिसोर्सेज एक, वहां से रिसोर्सेज आप लोग एक्वायर कर सकते हैं। जितनी भी कंपनीज ग्लोबलाइज्ड हैं सबके रिसोर्सेज एक। एंड कॉमन स्ट्रैटेजी, सब लोग सेम स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइज्ड कंपनीज की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कॉमन ओनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉमन स्ट्रैटेजी। Why do companies go global? आजकल क्यों इतना ग्लोबलाइजेशन फैल रहा है? क्यों? आजकल फास्टर कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्पीडली हो गया, टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, डिस्टेंस कम हो गया, कम्युनिकेशन की कॉस्ट कम हो रही है, इसलिए कंपनीज ग्लोबल आसानी से होती जा रही हैं। कई बार आपका डोमेस्टिक मार्केट नो लॉन्गर कंसीडर एडिक्वेट, इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट को अब्सॉर्ब कर पाए। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि जापानीज ने बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स बना दिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत सारे बना दिए। जापान छोटा सा देश है, तो जापान जो उसने इतना प्रोडक्शन कर दिया कि सिर्फ जापान में उसका कंजम्पशन होना, मतलब इतना सारा प्रोडक्शन, पूरा फुल कंजम्पशन नहीं हो पा रहा, तो उसने फॉरेन मार्केट्स में वो बेचना शुरू कर दिया। मैंने इतना प्रोडक्शन कर दिया कि वो मेरे यहाँ के लोग उसको कंप्लीट कंज्यूम नहीं कर सकते, तो मैंने बाहर भी उसको बेचना शुरू कर दिया। कंपनीज जो माइंस मिनरल्स होती है उसके लिए अपन को ग्लोबलाइज, दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। कंपनी कभी नया प्रोडक्ट बनाती है तो पहले तो वो खुद के मार्केट में बेचेगी, फिर धीरे धीरे फॉरेनर को पता चल जाएगा कि हम ये सामान बेच रहे हैं, तो फॉरेनर उसकी डिमांड करेगा, तो मुझे फॉरेन मार्केट में भी वो सामान बेचना पड़ेगा, इसलिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सर्विस सेंटर्स अलग अलग जगह खोलती है, क्यों? ताकि लेबर सस्ता मिल सके, गवर्नमेंट पॉलिसी इंसेंटिव्स मिल सके। Consolidation of business and resources to achieve economies of scale is another reason for going global. Consolidation मतलब इकट्ठे अपन बिजनेस को ज्वाइन क्यों करते हैं? ताकि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम इंजॉय कर सकें। ये सारे रीजंस होते हैं कि कंपनी आजकल कॉस्ट कटिंग, चीप लेबर, चीप रिसोर्स, जहां आपको लेबर सस्ती मिल जाए, रिसोर्स सस्ती मिल जाए, वहां आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर देते हैं। ठीक है, तो क्यों कंपनीज ग्लोबलाइज हो रही हैं? रीजन क्या है? क्या? कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, डिस्टेंस शॉर्ट हो गया, फिर डोमेस्टिक मार्केट नॉट एडिक्वेट, डिमांड बाय द फॉरेनर्स, माइंस मिनरल्स, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। इसमें मन से भी लिख सकते हैं, इसलिए कंपनीज ग्लोबल होती जा रही है। हाँ, लिख सकते हैं जैसा आपका मन है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों, समझ में आ गया ये चैप्टर। MCQ, the process of strategic management can be made effective by building product advantage, marketing advantage, competitive advantage, price advantage. Competitive landscape requires the application of competitive advantage, competitive strategy, competitive acumen and competitive intelligence. Landscape का मतलब
इंटेलिजेंस, उसको समझा जाता है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल कंपनीज, आइडेंटिफाइंग द वीकेस्ट राइवल कंपनीज, आइडेंटिफाइंग द वीकेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल कंपनीज, नन ऑफ द अबव। वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप। Attractiveness of a firm while conducting industry analysis should be seen in relative terms, absolute terms, comparative terms, या all of the above. ये आपको लर्न करना है बच्चों, इसका आंसर है रिलेटिव टर्म्स। इंडस्ट्री कितनी अट्रैक्टिव है रिलेटिव टर्म्स में देखी जाती है। लर्न करना, लर्न में डाल दो इसको। Competitive differentiation, customer value and application of competence are the three important areas of value chain analysis, BPR, competitive analysis या core competency. Core competency के तीन ये parts थे according to the Gary Hamel and C.K. Villa. A tool by which management identifies and evaluates the various business that make up a company is termed as portfolio analysis. Build, hold, harvest, divest are the strategies explained by Boston. The low growth, low share business in BCG are an advertisement says have ruabza with milk and lassi too. Which strategy is the company trying to use? ruabza को milk में भी डालो, लस्सी में भी पियो। मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। आपका प्रोडक्ट वही है, आप रुआवजा ही प्रोडक्ट है। मैंने उसको और बढ़ाने के लिए मैंने कहा आप उसको मिल्क के साथ भी लो, लस्सी के साथ भी लो। तो एग्जिस्टिंग मार्केट में ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपका सेल आउट किया जा रहा है। KSF स्टैंड्स फॉर competitive landscape requires the application of same I guess. The goal of a SWOT analysis is to dash the organization opportunities and strength while dash its strength and its weakness. Avoid, neutralize, correct, exploit, neutralize, correct, avoid, capitalize, neutralize, avoid. हाँ क्या होगा? D? Exploit the opportunities, neutralizing its threats, and correcting the weakness. B? SWOT analysis is an evaluation of the organization dash strength and weakness and its opportunity and threat. Strength weakness क्या होती है? Internal, और opportunity threats क्या होती है? External. तो internal external कौन सा है? Option D. External opportunities and threats are usually the minor cause of organization demise or success, least important for CEOs and board of directors, not as important as internal strength and weakness, largely uncontrollable activities outside the uncontrollable. The sustainability of the competitive advantage and the firm ability to earn profit from its competitive advantage depends on sustainability. बच्चों 4 points थे इसके criteria: durability, transferability, immediately. देख लो ये चारों कौन से आ रहे हैं इसमें? Option B for ball. Appropriate, durable, transferable and imitatable. Internal dash are activities in an organization that are performed specially well. Internal anything that a firm does specially well compared to rival firms is referred to as competitive advantage. In long run, when the growth rate slows down, stars become cash cows. The emphasis on product design is very high, the intensity of competition is very low, and the market growth rate is low in the dash stage of industry life cycle. Product की intensity of competition low, competition कम है, market की growth rate कम है. कौन सी stage में? Introduction. GE General Electric 9 cost 9 cell matrix is based on किस पे based था? Business की position and
मार्केट अट्रैक्टिवनेस, बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एक्सपीरियंस कर्व, बता सकते हैं लर्निंग कर्व जो था, हाईलाइट इट्स रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब यहाँ पे क्या बताया, उसकी इंपॉर्टेंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इसमें, इसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, तो ये हमें पढ़ना है, रीड कर लेना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीएलसी, बता सकते हो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सिग्निफिकेंस इन पोर्टफोलियो एनालिसिस, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट को तो पैसा ज्यादा लगाने की जरूरत है और कौन से पे पैसा कम लगाने की जरूरत है। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, पीएलसी के बारे में बताना है वो नहीं लिखा, यहाँ पे उसका सिग्निफिकेंस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, पीएलसी आप लोग मन से लिखेंगे। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स, क्या रहे हो, आजा चलो, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यूटिलिटी मतलब यहाँ पे वो पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में बताना है। तो बीसीजी बताना है और उसकी यूटिलिटी मतलब यहाँ पे जो पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजीज थी वो बता के आनी है बच्चों। What is the purpose of SWOT analysis? Why is it necessary to do SWOT analysis before selecting a particular strategy for business organization? यहाँ पे उसके significance या उसके importance बताकर आने हैं। How is TOS metric and improvement of SOS? Describe the construction of TOS metrics. पूरा TOS डिटेल में बताकर आना है, ठीक है? An industry comprises of only two firms, Surya Limited and Chandra Limited. From the following information relating to Surya Limited, prepare BCG matrix. पूरा BCG यहाँ पे explain करना है अपन को। Aurobindo, the pharmaceutical company, wants to grow its business. Draw ENSOF's product market growth matrix to advise them of the available options. कौन सा था ENSOF's product market growth matrix बच्चों? ये उसको डिटेल में बताना है। अब यहाँ हमें दिमाग खुद को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में in the context of ENSOF's product market growth matrix, identify with reason the type of growth strategy followed in the following cases. A leading producer of toothpaste advised its customers to brush teeth twice a day to keep breath fresh. Penetration. A business giant in hotel industry decides to enter into dairy business. मार्केट भी नया, प्रोडक्ट भी नया, डेयरी वाले लोग थोड़ी ना वही सामान खरीद लेंगे जो होटल वाले लोग थे, दोनों चीजें नहीं तो डाइवर्सिफिकेशन. One of the India's premier utility vehicle manufacturing company ventures to foray into foreign markets. मार्केट डेवलपमेंट, वो फॉरेन मार्केट में एंटर करने गया. A renowned auto manufacturing company launches ungeared scooters in the market. Management of internal linkages in the value chain could create competitive advantage in a number of ways. Briefly explain.
Internal linkages, primary, miss the link, primary to support and supportive. सिर्फ इंटरनल लिंकेजेस बताने, एक्सटर्नल नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसने इंटरनल बोला है इसलिए। और वो अगर सिर्फ मैनेजिंग लिंकेज बोलता तो दोनों बता के आते। ठीक है बच्चों, चलो केस स्टडीज। या खुद पढ़ लोगे केस स्टडीज? खुद पढ़ लोगे? कुछ भी ऐसा है ही नहीं इनमें, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना, चाहे कॉल करके पूछ लेना, अगर आज पढ़ो और कल के टेस्ट के लिए तो। ठीक है, कल टेस्ट की टाइमिंग्स सुबह 10 से 12। क्या 7 क्वेश्चन? ये टेबल बता रखी है कि ए प्रोडक्ट है, उसकी रेवेन्यू है 6 करोड़ की, परसेंट रेवेन्यू है 48%, प्रॉफिट है 120 लाख का, प्रॉफिट परसेंट है 40। ऐसे कोई भी डेटा दे दिया, उस डेटा को यूज में लेते हुए आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट स्टार में जाएगा, कौन सा कैश काउ में जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट आपका क्वेश्चन मार्क में जाएगा और कौन सा आपका डॉग्स में जाएगा। पढ़ लेना, इसमें से रीड कर लेना कुछ भी। नो पेपर में केस स्टडीज भी आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे, एवरीथिंग। कौन से मार्केट में जाएगा, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है प्रॉफिटेबिलिटी? हाँ, ये जो टेबल दे रखी है प्रॉफिटेबिलिटी बेटा, मार्केट की ग्रोथ रेट, यहाँ पे ग्रोथ रेट लिखी हुई है ना 15%, 10%, -20, -10, वो तो ग्रोथ रेट हो गई। एंड उसमें 80% मार्केट शेयर, मेरा मार्केट शेयर लिख रखा है। बस इन दोनों से देखेंगे कि कौन से कॉलम में आप आओगे। ठीक है, केस स्टडी पढ़ लेंगे बच्चों। हाँ दीपिका। मैम, कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इन दोनों में क्या फर्क है? कोर कॉम्पिटेंसी से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा काम करना। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब आपके पास ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आप कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो जब तक अगर आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, तब आप कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन नहीं कर सकते। इनमें डिफरेंस नहीं है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। समझ में आया? हाँ मैम, और कल के टेस्ट में मॉड्यूल से पॉइंट्स और एग्जांपल्स वो भी लिख सकते हैं ना? क्या मॉड्यूल में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कल के टेस्ट में। कल अपना सुबह 10 बजे टेस्ट है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। मेरे पास तो नहीं है, भैया से मांगो।